हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य यूपीएससी। और यदि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर कोई अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अटॉर्नी और अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या है, देन वी विल डिस्कस फर्दर। अटॉर्नी मीन्स अ लॉयर और न्यायवादी। जो अटॉर्नी का मतलब है वो हिंदी में हम कह सकते हैं न्यायवादी या वकील, या इंग्लिश में आप इसे लॉयर भी कह सकते हैं। अटॉर्नी जनरल मीन्स चीफ लॉयर और महान्यायवादी। जब कोई भी डेजिग्नेशन के साथ में हम जनरल ऐड कर देते हैं तो वी विल से ही इज अ चीफ ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सो अटॉर्नी जनरल इज अ चीफ लॉयर ऑफ आवर नेशन एंड वी ऑल्सो कॉल हिम महान्यायवादी इन हिंदी। Like Army General, Chief of Army and Director General, Chief of Police और BSF, CRPF, etc. जब भी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप जनरल यूज कर देते हैं तो इट मीन्स ही इज अ चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे कि आर्मी जनरल, तो वो सब ऑफिसर से बड़ा है, वो चीफ है, मुख्य है आर्मी का। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी जिसे आप कहते हैं, स्टेट का सबसे चीफ हो गया पुलिस के अंदर। या फिर डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो उसका जो चीफ होगा उसे हम डीजी कहते हैं। तो जनरल ऐड हो जाता है, इट मीन्स ही इज अ चीफ ऑफ दैट डिपार्टमेंट। इट मीन्स अटॉर्नी एक वकील है, लॉयर है, और जब जनरल यूज हो जाएगा उसके साथ में अटॉर्नी जनरल हो जाएगा तो महान्यायवादी या चीफ लॉयर यू कैन कॉल इट। आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, पार्ट 5 है, वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है, महान्यायवादी की बात करता है। आर्टिकल 76 या फिर जो अनुच्छेद 76 है वो एक ही आर्टिकल है जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। विदाउट लॉयर द कंट्री कैन नॉट वर्क एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशन नीड लॉयर्स और अटॉर्नीज। बिना वकील के या बिना किसी अधिवक्ता के ये समाज चल नहीं सकता। दैट्स वाई, इसलिए हमें या सरकार को या कॉरपोरेशंस को या संस्थाओं को वकीलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट लॉयर्स द कंट्री कैन नॉट मूव, कंट्री कैन नॉट वर्क। तो लॉयर की या वकील की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल। If any person commit crime like murder, theft, robbery, it is assumed that offense is committed against society or government, not against the person. That's why the government initiate the prosecution against the accused. यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध करता है, चाहे मर्डर हो, थेफ्ट हो, रॉबरी हो, एडल्ट्री हो, कुछ भी हो, डकैती हो, तो ये अज्यूम किया जाता है जिस भी अपराधी ने या फिर जिस भी अभियुक्त ने, एक्यूज ने जो क्राइम किया है वो स्टेट के अगेंस्ट किया है, राज्य के खिलाफ किया है या फिर सोसाइटी के खिलाफ किया है। तो जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस होगा, जो केस चलाएगा या केस लड़ेगा उस अभियुक्त के खिलाफ, वो कौन लड़ेगा? सरकार लड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने वाई का मर्डर कर दिया, तो एक तो एक्स को वकील करना पड़ेगा। अब वाई को वकील करने की जरूरत नहीं है, ये जो अपराध हुआ है ये समाज के खिलाफ हुआ है, सरकार के खिलाफ हुआ है, तो वाई की जगह सरकार वो केस लड़ेगी, सरकार इनिशिएट करेगी प्रोसिक्यूशन को या अभियोजन को। फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द एक्यूज्ड, government need lawyers and they are known as by prosecution officers और APP और government lawyer। जब सरकार विक्टिम की तरफ से या पीड़ित की तरफ से केस लड़ती है तो सरकार को क्या चाहिए? वकील चाहिए, और उन्हीं वकीलों को आम भाषा में कहा जाता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स या फिर अभियोजन अधिकारी या फिर APP, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर आप आम भाषा में कहते हैं सरकारी वकील, सरकारी लॉयर। Like prosecution officers, government also need lawyers in all legal matters. That's why state government appoint advocate general in the state and central government appoint attorney general in the center. प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के जैसे ही सरकार को कुछ अन्य लीगल मैटर्स के अंदर वकीलों की जरूरत होती है। तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास आते हैं एपीपी या फिर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो क्रिमिनल केस लड़ा करते हैं। लेकिन स्टेट लेवल पे जब किसी स्टेट गवर्नमेंट को वकील की जरूरत होती है, जैसे स्टेट वर्सेस स्टेट का भी तो मैटर हो सकता है, कोई नहर का मैटर हो सकता है, पानी का मैटर हो सकता है, लैंड का डिस्प्यूट हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंट करने वाला भी तो होना चाहिए कोर्ट के अंदर। तो स्टेट गवर्नमेंट हायर करती है एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 165 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एडवोकेट जनरल। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अटॉर्नी जनरल, जो कि केंद्र सरकार का वकील होता है, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। According to Article 76, Clause 1 of the Indian Constitution,
देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल इन इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के हिसाब से भारत के अंदर एक अटॉर्नी जनरल का या महान्यायवादी का ऑफिस होगा। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करेंगे। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर और चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। कई बार जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आ जाता है या फिर यूपीएससी के कई एग्जाम्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चे लिख के आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, काफी बच्चों का मैंने देखा है, तो सीजीआई लिख के आ जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो जस्ट आई वांट टू क्लियर कि जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या चीफ लॉ ऑफिसर होगा कंट्री का वो होगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो उसकी क्वालिफिकेशन है, अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है या योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। अब हम क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल की। क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए और अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, वो बराबर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए योग्यता दे रखी है वो अंडर आर्टिकल 124 दे रखी है। अनुच्छेद 124 पढ़ोगे तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता या क्वालिफिकेशन दे रखी है। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहली कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए या अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। वह किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज होना चाहिए। या फिर एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। या तो वो किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो प्रिंसिपल बेंच है जबलपुर के अंदर, 2 साल जबलपुर में रह गया। या राजस्थान की बात करें तो जोधपुर के अंदर प्रिंसिपल बेंच है या जयपुर के अंदर बेंच है। तो 3-4 हाईकोर्ट की मिला के या एक ही जगह वो 5 साल तक जज रहा हो, हाईकोर्ट जस्टिस रहा हो। या फिर एन एडवोकेट ऑफ सम हाईकोर्ट फॉर 10 ईयर्स। यदि कोई वकील है जिसकी प्रैक्टिस 10 साल की है, चाहे एक हाईकोर्ट में हो चाहे 2-3 हाईकोर्ट्स में हो, तो वो भी एलिजिबल होगा। और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। या फिर भारत के राष्ट्रपति की नजर के अंदर वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी विधिज्ञ, महाविधिज्ञ आप कहते हैं, प्रखर विधिज्ञ आप कहते हैं, वो होना चाहिए। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होनी चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद में या तो किसी हाईकोर्ट का 5 साल तक जज रहा हो या फिर किसी भी हाईकोर्ट के अंदर उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो। तो ये 2 कंडीशन है, ये फुलफिल होनी जरूरी है। और यदि ये हाईकोर्ट का जज भी नहीं है और वकील भी नहीं है 10 साल तक किसी भी कोर्ट के अंदर, तो वो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, अच्छा विधिज्ञ होना चाहिए प्रेसिडेंट की नजर में। अब ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना क्लॉजेस एक्ट के अंदर दे रखी है। तो ज्यूरिस्ट मींस ज्यूरिस्ट जिसको लॉ का ज्ञान हो। और प्रेसिडेंट ने समझ लिया, फॉर एग्जांपल आई एम अ लॉयर, तो प्रेसिडेंट ने मुझे समझ लिया कि ही इज अ एमिनेंट ज्यूरिस्ट, तो वो मुझे भी अटॉर्नी जनरल या सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। टर्म और रिमूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कितना कार्यकाल होगा और उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है, कैसे उस पद से हटाया जा सकता है। द टर्म ऑफ द एजी इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अटॉर्नी जनरल है उसका टर्म, उसका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है संविधान द्वारा। जब अनुच्छेद 76 पढ़ेंगे, आर्टिकल 76 पढ़ेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। जैसे राज्यसभा के एमपी हैं 6 साल तक एमपी रहेंगे, लोकसभा के एमपी है 5 साल तक एमपी रहेंगे, हाईकोर्ट के जज है तो 62 साल की आयु तक वो जज रहेंगे। तो ऐसा कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं दे रखा है आर्टिकल 76 में। Further, the Constitution doesn't contain the procedure and grounds for his removal. साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ग्राउंड्स भी नहीं दे रखे रिमूवल के। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी रिमूव किया जा सकता है, और प्रोसेस आपको पता ही होगा, इम्पीचमेंट वगैरह। तो अटॉर्नी जनरल को रिमूव करने का कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ना ही आर्टिकल 76 में। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो उस पोस्ट पे बने रह सकते हैं। He may also quit his office by submitting his resignation to the president. और कोई भी अटॉर्नी जनरल यदि रेजिग्नेशन देना चाहें अपनी पोस्ट से तो वो रेजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। Conventionally, he resigns when the government resigns or is replaced as he appointed on its advice.
जैसा कि आप सबको पता होता है कि जो भी अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर होती है उसके अंदर, जैसे सेंट्रल के अंदर अभी गवर्नमेंट है एनडीए की या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी की नज़र में कोई अच्छा वकील हो जो ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस पूरी करता हो, तो बीजेपी उसको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बना सकती है। प्रेसिडेंट को वो सजेस्ट कर सकती है कि आप इनको एजी बनाइए। वैसे यदि गवर्नमेंट पलट जाएगी तो फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने व्यक्ति को वहां पे लाना चाहेगी। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे, या क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शंस है। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। लीगल एडवाइस देना, जो भी सलाह देना या राय देना सरकार को, केंद्र सरकार को, जो भी मैटर्स पे जो प्रेसिडेंट उन्हें कहें। प्रेसिडेंट ने फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि अभी ये देश में इशू चल रहा है तो इस पे आप हमें लीगल एडवाइस प्रोवाइड कीजिए, तो देन अटॉर्नी जनरल आएंगे राष्ट्रपति के पास में, या जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो वो उन्हें लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाएंगे। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी लीगल ड्यूटी उन्हें देंगे तो उन्हें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कहीं प्रोसिक्यूशन चलाना है, कोई केस करना है, तो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति उन्हें जो भी कार्य देंगे वो उन्हें करना पड़ेगा। टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं अटॉर्नी जनरल का जिक्र कर दे रखा है कि ये केस अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे, या फिर कोई भी अलग से स्टैट्यूट कानून बन जाए, कोई एक्ट बन जाए और उसके अंदर यदि प्रोसेस हो कि ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेंगे, तो उस केस में भी उन्हें वो कार्य करना पड़ सकता है। अदर ड्यूटीज असाइन बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कौन कौन सी ड्यूटीज असाइन करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मैटर्स हैं उनमें कौन अपीयर होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल मैंने केस कर दिया सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, कोई भी नीति के खिलाफ या भी कोई भी पॉलिसी के खिलाफ, तो मैं तो पटिशनर हो जाऊंगा, याचिकाकर्ता हो जाऊंगा। अब डिफेंस साइड में कौन होगा, दूसरी साइड में डिफेंडेंट कौन होगा, वो होगा सरकार। सरकार की तरफ से कौन केस लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। To represent the government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. What is 143? 143 क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के लिए। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन वगैरह सुना होगा आपने में भी, और नहीं सुना है तो हम वीडियोस लेके आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे डिटेल के अंदर व्हाट इज आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 143 के तहत जो भी कंसल्टेशन होगा उस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल। To appear when required by the government of India in any high court in any case in which the government of India is concerned. किसी भी हाई कोर्ट के अंदर यदि कोई केस चल रहा है और उसके अंदर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे यदि प्रेसिडेंट उन्हें कहते हैं तो। राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या होते हैं। द अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल्स को राइट है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्या आप विटनेस हैं, आपकी गवाही देने आए, या प्रोसिक्यूशन साइड से हैं, डिफेंडेंट साइड से हैं, या वकील हैं, या फिर आप इंटर्न हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं हम इंटर्न हैं, इंटर्न लॉयर हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, तो अलाउ किया जाता है। अन्य किसी पर्सन को अलाउ नहीं किया जाता है कोर्ट के अंदर। लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास राइट है कि किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, वेदर इट इज पोक्सो कोर्ट या कोई भी कोर्ट है, एनडीपीएस है, कोई भी कानून की फैमिली कोर्ट है, तो जहां जाना चाहे वहां पे वो बैठ सकते हैं। He has the right to speak and to take part in the proceeding of both the houses of parliament or their joint sitting. जो हमारे पास दो हाउसेस हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जब उनकी जॉइंट सीटिंग होती है या मीटिंग्स होती है या कोई भी प्रोसीडिंग चलती है तो वहां पे जाके बैठ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, सरकार की बात कह सकते हैं, उसके अंदर हिस्सा भी ले सकते हैं। He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament except right to vote. वो वोट नहीं कर सकते, मात्र जब जॉइंट सीटिंग हो तभी वोट नहीं कर सकते, या फिर किसी अन्य जो मीटिंग है, जॉइंट सीटिंग है, तो उसके अंदर भी वोट नहीं कर सकते। वोट देने का अधिकार नहीं है उनके पास, बाकी सारी इम्यूनिटीज वो एंजॉय करते हैं, या फिर जो भी सुविधाएं प्रिविलेजेस मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी दी जाती है। लिमिटेशंस ऑन अटॉर्नी जनरल। सीमाएं क्या है अटॉर्नी जनरल की, या कहां पे उन्हें बंदिशें हैं।
He should not advise or hold a brief against the government of India. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेरा केस चल रहा है, सरकार ने कोई पॉलिसी लेके आई और मैं उसके खिलाफत में हूँ, मैंने पिटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, या मेरा कोई फंडामेंटल राइट या कोई भी राइट वायलेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो गया, तो इन केस यदि मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अप्रोच करूँ, क्योंकि वो भी वकील है और मेरा भी राइट है, फंडामेंटल राइट है कि मैं वकीलों से अप्रोच करूँ, तो उस केस में मैं अटॉर्नी जनरल के पास जाऊंगा तो अटॉर्नी जनरल वो केस नहीं ले सकते, ना ही मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो केस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है। He should not defend accused persons in criminal prosecution without the permission of the government of India. यानी बिना गवर्नमेंट की परमिशन से किसी का भी केस नहीं लड़ सकते। क्रिमिनल केस की बात हो रही है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल किसी पे यूएपीए लग गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट, वन ऑफ द ड्रैकोनियन लॉ ऑफ इंडिया विच रिलेट्स टू टेररिज्म, लगा दिया सरकार ने, लगा दिया उस पर यूएपीए लगा दिया, और अब वो चाहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसका केस लड़े। अब उस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी कि सर ये मेरे पास क्लाइंट आया है, यूएपीए के अंदर ये बुक है, तो क्या मैं इसका केस कर सकता हूं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब उसे परमिशन देगी तभी वो केस लड़ सकता है, अदरवाइज नहीं लड़ सकता। He should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the government of India. किसी भी कॉरपोरेशन कंपनीज के अंदर वो डायरेक्टर का जो पद है वो ज्वाइन नहीं कर सकता बिना गवर्नमेंट की परमिशन से। यदि गवर्नमेंट परमिट कर दे तो उस केस के अंदर वो डायरेक्टर वगैरह बन सकता है किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में। He should not advise any ministry or department of Government of India or any statutory organization or any PSU unless the proposal or a reference in this regard is received through the Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs. यदि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई रेफरेंस नहीं मिलता या प्रपोजल नहीं मिलता है, किसके थ्रू? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू, तब तक वो किसी भी मैटर पे कंसल्ट नहीं कर सकता, ना किसी को एडवाइस कर सकता किसी भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब तक प्रेसिडेंट उसे नहीं कहते या जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको नहीं कहती कि आप इस मैटर पर अपनी राय दीजिए, तब तक वो नहीं देगा। The Attorney General is not a full-time counsel for the government. He doesn't fall in the category of government servant. Further, he is not debarred from private legal practice. Attorney General of India full-time counsel नहीं है, परमानेंट वकील नहीं है जी सेंट्रल गवर्नमेंट के, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आते। अब मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया गवर्नमेंट सर्वेंट, सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन पीनल कोड टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर जरूर दीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? गवर्नमेंट सर्वेंट तो नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है, सेक्शन 14 के अंदर तो नहीं आएंगे, क्या पब्लिक सर्वेंट है या नहीं? प्लीज आंसर कीजिएगा। ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अटॉर्नी जनरल को रोका नहीं जा सकता। बस एक लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी कि क्रिमिनल केस जब लड़ेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन सिविल केस है किसी का भी कर दी, कोई रिट है तो कर दी। The remuneration of the AG is not fixed by the constitution. He receives such remuneration as the president may determine. जो रेम्यूनरेशन है, सैलरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी, ना ही किसी स्टैट्यूट में दे रखी। रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन जो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है? यदि किसी की रिट पिटिशन है, फॉर एग्जांपल सुनवाई करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार आई है, तो केंद्र सरकार किसको भेजेगी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो उस केस में ये 16,000 रुपीज पर केस पर डे लेते हैं। एसएलपी हो गई, एसएलपी हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल लीव पिटिशन हो गई तो 5,000 रुपए उसका लेते हैं। कोई स्टेटमेंट हो गया या फिर कोई और केस हो गया या कोई हाई कोर्ट्स में इनको जाना पड़ गया, फॉर एग्जांपल जबलपुर हाई कोर्ट में बुला लिया, ऑफिस का है एजी का दिल्ली के अंदर, और वहां पे बंगलो मिला हुआ है उनको, यदि उनको जबलपुर हाई कोर्ट आना है, एमपी हाई कोर्ट आना है, राजस्थान हाई कोर्ट आना है, तो उस केस में 40,000 पर डे लेते हैं। 2 दिन यहाँ पे रुकना है, 2 दिन की सुनवाई है, तो 40-80,000 रुपए ले लेंगे। तो इनकी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो पर केस डिसाइड होती है और पर डे के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है या रेम्यूनरेशन मिलता है। MC सेटालवाद was first Attorney General of India and served 13 consecutive years. जो MC सेटालवाद थे वो भारत के पहले महान्यायवादी थे और लगातार 13 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे थे। आपने एक जगह और नाम सुना होगा MC सेटालवाद का, ही वॉज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो 1955 के अंदर था फर्स्ट लॉ कमीशन, तो उसके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। From 1st July 2017 to till now, Attorney General of India is KK वेणुगोपाल। आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 जून को,
तो अभी तक हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं वो है के वेणुगोपाल। इनसे पहले कौन था? मुकुल रोहतगी वॉज अटॉर्नी जनरल। तो 1 जुलाई 2017 से 2 जून 2021 तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ही इज ऑल्सो सीनियर एडवोकेट ऑल्सो एंड ही बॉर्न इन मद्रास। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।